जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और लगन और मेहनत के साथ अपना अध्ययन निरंतर कर रहे होंगे। मैं टेंस करवा रहा था आपको, जिसमें हमने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस की जो बेसिक स्ट्रक्चर है, सारा का सारा बेसिक ढांचा है, वो हमने क्लियर किया। और आज हम इस वीडियो के अंदर फ्यूचर टेंस को विद एग्जाम्पल और अच्छे से बेसिक टू एडवांस, और इसमें हम बेसिक्स लेवल जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है उसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो आप निरंतर सदा की भांति कॉपी पेन लेकर अच्छे से बैठ जाइए और साथ ही अच्छे से नोट डाउन कीजिए सारी की सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को और चीज़ों को जो हमें बेसिक स्ट्रक्चर में ध्यान होनी चाहिए। तो उन सारी चीज़ों को हम मद्देनजर रखते हुए आज हम अच्छे से इस वीडियो के अंदर फ्यूचर टेंस को अच्छे से समझेंगे। तो लेट्स गो, आओ स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर टेंस, आप सब हेडिंग डालिए। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, और फ्यूचर टेंस का मतलब हो गया भविष्य के अंदर कोई होने वाले एक्शंस, है ना। फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल। हिंदी में आप इसको लिख सकते हो, क्या लिखोगे? भविष्य काल। आपने पढ़ा होगा कि भविष्य के अंदर जितनी भी घटनाएं आएगी वो सारी की सारी किसके अंदर आएगी? तो वो सारी की सारी घटनाएं फ्यूचर टेंस के अंदर आएगी। भविष्य का मतलब होता है वे वो समय जो ना तो बीत गया है और ना ही वर्तमान में चल रहा, आने वाले समय के अंदर जितना भी कोई एक्शंस, कोई इवेंट, कोई, है ना, एक्शंस होगा, तो वो सारा का सारा किसको डिनोट करेगा? तो वो फ्यूचर टाइम को डिनोट करेगा। तो इस समय हमें ध्यान रखना होगा कि वे सारी की सारी घटनाएं जो आने वाले समय में होगी या आने वाले समय के अंदर जो कार्य संपन्न होंगे, ठीक है ना, या हो रहा होगा, होंगे या संपन्न होंगे, समय के साथ कोई काम फ्यूचर में हो रहा होगा, तो उन सब में हम किसका प्रयोग करेंगे? फ्यूचर टेंस का। तो हम सबसे पहले इसकी जो पहला भाग है उसका हमने 8 नंबर तक तो हम देख लिया था। तो 9वां नंबर हम लगाएंगे सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है ना। सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर के भी प्रेजेंट पास्ट की बात है, इसके भी 4 भाग होते हैं। 4 में पहला सिंपल फ्यूचर, दूसरा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तीसरा फ्यूचर परफेक्ट और चौथा होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आउट ऑफ फॉर्मेशन पहला देखेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस की परिभाषा क्या होती है? तो वो काम जो सामान्य कोई भूतकाल की, सामान्य भविष्य काल की कोई घटना है जो आने वाले फ्यूचर में होगी, तो वो किसके अधीन आएगा? तो वो आएगा हमारा सामान्य भविष्य काल। इसको आप बोलोगे सामान्य भविष्य काल, हिंदी में इसको लिख सकते हो सामान्य भविष्य काल। और इसकी पहचान होती है रा होगा, नहीं क्या होगा? गा, गी और गे, ठीक है ना। गा, गी, गे, ये किसकी पहचान होगी? तो ये हमारी पहचान होगी सिंपल फ्यूचर टेंस की। किसकी पहचान होगी? सिंपल फ्यूचर टेंस की। इंग्लिश के अंदर इसकी परिभाषा आप, मैं छोटी सी आपको परिभाषा लिखवा देता हूं। क्या लिखोगे? टू एक्सप्रेस, टू एक्सप्रेस सिंपल एक्शन ऑफ फ्यूचर, ठीक है ना। सिंपल एक्शंस, ACTIONS, सिंपल एक्शंस ऑफ फ्यूचर, सिंपल एक्शंस ऑफ फ्यूचर, यानी सामान्य भविष्य काल की जो घटनाएं हैं वो हम कौन से टेंस के अंदर व्यक्त करते हैं? तो वो हम व्यक्त करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर। ऐसी कोई घटना जो सामान्य भविष्य काल में, ठीक है ना, होगी, या सामान्य भविष्य काल का उससे हमें टेंस प्रतीत होगा, तो उसके अंदर हम सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करेंगे। हिंदी का कोई ऐसा वाक्य जो गा है, गा, गी और गे, इनके साथ कोई हिंदी का सेंटेंस खत्म हो रहा है, या जो अंत में हिंदी के किसी सेंटेंस में गा, गी या गे आ रहा है, जैसे खेलेगा, खेलेगी, खेलेंगे, वो पत्र लिखेगा, ठीक है ना, लिखेगी, लिखेंगे। इसका मतलब ये एक्शन ना तो प्रेजेंट अभी चल रहा है, ना ही ये एक्शन होगा। ये एक्शन सारा का सारा होगा कब? फ्यूचर में होगा। तो फ्यूचर में होगा तो किसके अंदर आएगा? सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर आएगा। अब सदा की भांति हम 3 स्ट्रक्चर जानते हैं, पहला अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव और तीसरा पॉजिटिव। तो हम इसकी ए नंबर पे हम लिखेंगे अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। इसकी अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होगी वो हम जानेंगे। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, यानी पॉजिटिव सेंटेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस का कोई अफर्मेटिव सेंटेंस है, उस सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होगी। और साथ ही हम इसमें नेगेटिव का भी इसके साथ, दोनों में साथ ही डिफरेंस लेके चलेंगे, क्योंकि इन दोनों के
अंदर एक मुख्य जो सेम बात है उनका हमें ध्यान रखना होगा। तो इन दोनों की मैं आपको स्ट्रक्चर साथ ही लिखवा देता हूँ। सबसे पहले इसमें हमारा आएगा सब्जेक्ट और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब होगी यहाँ पर विल और दूसरी होगी हमारी सेल। तो पहली कौन सी होगी विल और दूसरी सेल, या सेल या विल। और उसके बाद में हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा और देन लास्ट में किसका प्रयोग होगा, ऑब्जेक्ट का। तो ऐसी कोई स्ट्रक्चर आपको किसी सेंटेंस की लिखी हुई मिले तो वो सेंटेंस कौन से टेंस का होगा, तो वो होगा सिंपल फ्यूचर टेंस का। ठीक है ना। अब आगे हम बढ़ते हैं, नेगेटिव की स्ट्रक्चर क्या होगी। यहाँ पर बात करेंगे विल का प्रयोग कहाँ होता है, सेल का प्रयोग कहाँ होता है। धैर्य रखिए, दोनों चीजों में डिफरेंस बताऊंगा। विल का प्रयोग कहाँ होता है, सेल का प्रयोग कहाँ होता है, इसीलिए मैंने दोनों की स्ट्रक्चर साथ ले ली। तो नेगेटिव में क्या होगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट और उसके बाद में हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या है, नेगेटिव या विल और सेल। और देन थर्ड स्थान पर बिना किसी डाउट के किसका प्रयोग करेंगे हम, नॉट का, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस बिना नॉट के पॉसिबल ही नहीं। क्लियर, नेगेटिव एडवर्ब, ठीक है ना, ये नॉट यूज है। सब्जेक्ट विल सेल और उसके बाद में नॉट, फिर हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और देन उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलो, यहाँ पर बहुत अच्छे से आप इतना ही आप पूरे ही कॉन्सेप्ट क्लियर करना। वर्ब की बेस फॉर्म बोल सकते हो, क्योंकि बाकी सभी वर्ब्स की बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म समान ही होती, केवल एक बी को छोड़कर। तो जब बी की बात आएगी तो यहाँ पर बी का प्रयोग होगा, ना कि इज आर एम का, ये आपको ध्यान रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि विल और सेल के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही क्यों आती है। आपने तो बताया था कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो प्रेजेंट टेंस में आती है, फ्यूचर टेंस की ऐसी कोई वर्ब की फॉर्म ही नहीं बताई थी। तो मैंने वहां ये बताया था कि जब बिना हेल्पिंग वर्ब के मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कौन से टेंस में होता है, प्रेजेंट टेंस में, और प्रेजेंट के भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और जब विल सेल के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो ये कहानी कुछ अलग है। यहाँ पर क्या होता है, विल और सेल दोनों ये मॉडल होते हैं और साथ ही ये हेल्पिंग वर्ब का भी रोल निभाते हैं। तो ये दोनों यहाँ पर क्या है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमारी दो प्रकार की होती है, जिसमें फर्स्ट वन हमारी पहली होती है प्राइमरी और हेल्पिंग वर्ब, जो ये बी की फॉर्म्स होती है, और सेकंड वन होती है हमारी कौन सी, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल हेल्पिंग वर्ब। ये दोनों प्रकार की होती है। तो ये विल और सेल आपके मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ ये मॉडल का भी रोल निभाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, विल और सेल के बाद में हमेशा किसका प्रयोग होगा, तो विल और सेल के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, क्योंकि ये क्या होते हैं, एक तरह के मॉडल भी होते हैं। इसलिए हमें ये ध्यान रखना कि विल और सेल के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा सब्जेक्ट भले सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, विल और सेल के बाद में हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग ही होगा। अब अफर्मेटिव और नेगेटिव में क्या डिफरेंस है कि अफर्मेटिव में नॉट का प्रयोग नहीं होता, नेगेटिव में नॉट का प्रयोग होता है। दूसरी बात, जब भी बात आए फ्यूचर टेंस की तो आप हमेशा अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में एक बात ध्यान रखोगे, क्योंकि हमारे दो सब्जेक्ट होते हैं आई और दूसरा होता है हमारा वी। इस आई और वी की क्या कहानी है कि जो हमारे आई और वी होते हैं ये अफर्मेटिव सेंटेंस, कौन से सेंटेंस, अफर्मेटिव, और साथ ही अफर्मेटिव के साथ में हमारे नेगेटिव सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। इस नेगेटिव और अफर्मेटिव दोनों सेंटेंस फ्यूचर टेंस का, किसी भी टेंस का, फ्यूचर टेंस के चार भाग होते हैं, चार भागों में से कोई भी टेंस का अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के अंदर एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। उसमें आप क्या करोगे, इस आई और वी के साथ में आप विल का भी प्रयोग कर सकते हो और साथ आप सेल का भी प्रयोग कर सकते हो। वाक्य कौन सा होना चाहिए, यहाँ पर अफर्मेटिव या नेगेटिव, ठीक है। अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों में आप आई और वी के साथ विल और सेल का प्रयोग कर सकते हो। विल का भी प्रयोग कर सकते हो आई के साथ और वी के साथ सेल का भी प्रयोग कर सकते हो। इन दोनों के साथ आप दोनों का प्रयोग कर सकते हो। आई के साथ विल भी लगता है और आई के साथ सेल का भी प्रयोग होता है। वी के साथ विल का भी प्रयोग होगा और इस वी के साथ सेल का भी प्रयोग होगा। शर्त क्या है कि सेंटेंस फ्यूचर टेंस का होना चाहिए और साथ ही सेंटेंस कैसा होना चाहिए, या तो अफर्मेटिव या फिर नेगेटिव। ये शर्त आपको अच्छे से यहाँ तक ध्यान रखनी है। तो ये कॉन्सेप्ट आई होप अच्छे से आपको समझ में आया होगा कि हम हमेशा फ्यूचर टेंस का कोई भी प्रकार, फ्यूचर टेंस के किसी भी प्रकार
टेंस के प्रकार का अफर्मेटिव और नेगेटिव का जो सेंटेंस होगा उस सेंटेंस के अंदर हम किसका प्रयोग करेंगे, तो आई और बी के साथ हम हमेशा केवल इंटरोगेटिव को छोड़कर अफर्मेटिव और नेगेटिव के साथ में विल और सेल दोनों का प्रयोग हम आई और बी के साथ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आई और वी विल यूज विल और सेल फॉर सब्जेक्ट आई एंड वी, और कि कौन से सेंटेंस में, इन स्ट्रक्चर अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के अंदर इन फ्यूचर टेंस, ठीक है। फ्यूचर टेंस का कोई भी टेंस का पार्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, सिंपल फ्यूचर तो बता ही रहा हूं, साथ ही फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो। फ्यूचर टेंस के 4 भाग होते हैं, 4 भागों के अंदर किसी भी भाग का अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस है तो उसके अंदर आप आई और बी के साथ इन दोनों में से किसी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर सकते हो। आप चाहो तो विल का प्रयोग करो, आप चाहो तो सेल का प्रयोग करो। ये कॉन्सेप्ट मैंने 2-3 बार दोहरा दिया। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम इस अफर्मेटिव और नेगेटिव को अच्छे से एग्जांपल सीख लेते हैं। आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस, अब हम इन दोनों के क्या करते हैं, एग्जांपल जान लेते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों के साथ ही। फिर हम इंटरोगेटिव के अंदर कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि इंटरोगेटिव में क्या अलग खास बात है, ठीक है ना। तो पहले हम सेंटेंस जान लेते हैं कि मैं एक पत्र लिखूंगा, तो क्या लिखूंगा, आई विल राइट ए लेटर, आई विल राइट ए लेटर, ये सेंटेंस सही है। और इसकी जगह आप आई के साथ सेल का प्रयोग करते तो भी ये सेंटेंस सही, क्योंकि आई के साथ सेल और विल दोनों का प्रयोग होता है कौन से सेंटेंस में, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के अंदर। इसका नेगेटिव बनाएंगे, मैं एक पत्र नहीं लिखूंगा, तो आई सेल नॉट राइट ए लेटर। ये सेंटेंस आपका ग्रामेटिकल प्रॉपर करेक्ट है, ठीक है ना। तो इसके स्थान पर ऐसे भी कर सकते हो, आई विल नॉट राइट ए लेटर, तो भी ये सेंटेंस सही होता है। इसमें आई शैल राइट ए लेटर, तो भी ये सेंटेंस आपका सही होता। ये सेंटेंस में और दे दूं कि अगला सेंटेंस लिखो, आई शैल बाय ए साइकिल, CYCL, मैं एक साइकिल खरीदूंगा। तो ये सेंटेंस किसका हो गया, ये सेंटेंस है हमारा अफर्मेटिव का। और अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर बिना किसी डाउट के आई के साथ आप सेल का भी प्रयोग कर सकते हो और विल का प्रयोग कर सकते हो। साथ ही इन चीजों के साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि सेल और विल दोनों ये मॉडल होते हैं, ये मॉडल का भी रोल निभाते हैं, साथ ही आपका ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं। तो इनके पीछे आप हमेशा किसका प्रयोग करोगे, इसके पीछे आप हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करोगे। देखो राइट फर्स्ट फॉर्म और नॉट तीसरे स्थान पर, फिर राइट फर्स्ट फॉर्म और बाय भी फर्स्ट फॉर्म। एक सेंटेंस और लिख दूं, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, वे स्कूल नहीं जाएंगे, क्या कहोगे आप, दे विल नॉट गो टू स्कूल, वे स्कूल नहीं जाएंगे, दे विल नॉट गो टू स्कूल, गे, ठीक है ना। तो दे विल नॉट गो टू स्कूल, ये आपको अच्छे से यहाँ तक ध्यान रखना है कि हमने क्या जाना, आई और वी इन दोनों के साथ में अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हो। और बाकी सबके साथ आपको क्या करना है, बाकी जैसे दे हो गया, यू हो गया, उन सबके साथ किसका प्रयोग करोगे आप, उन सबके साथ आप प्रयोग करोगे विल का। किसका प्रयोग करोगे, विल का, ठीक है ना। ये आप अच्छे से ध्यान रखना आपको। तो यहाँ तक आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस की ओर, ठीक है ना। तो हेडिंग डालोगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब हमारी इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर जो कॉन्सेप्ट है दोनों से हटकर पहले तो उस पर बात करेंगे। सबसे पहले सी नंबर डालोगे और स्ट्रक्चर पर बात कर लेते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। इंटरोगेटिव सेंटेंस
अब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन से टेंस की बात कर रहे हैं? सिंपल फ्यूचर टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस की संरचना। इसमें तुम्हें ये बात ध्यान रखनी है, सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर की बात मैं कर लूं। सबसे पहले आपका आएगा हेल्पिंग वर्ब, तो विल और शैल, ठीक है, विल और शैल। उसके साथ साथ में किसका प्रयोग करोगे? फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और खत्म किसके साथ में होगा? ये क्वेश्चन मार्क के साथ। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना कि विल और शैल, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर होगी हमारी सिंपल फ्यूचर टेंस, इसका इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है ना। अब इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना, आप नोट करके इस चीज को लिख दीजिएगा, ठीक है ना। जो पिछली बार मैंने इंपॉर्टेंट चीज बताई कि अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस कौन से टेंस का, तो अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस फ्यूचर के किसी भी टेंस के किसी भी भाग का, ठीक है ना, उसमें हम आई और वी दोनों के साथ विल और शैल दोनों का प्रयोग करते हैं, कोई डाउट नहीं। लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर आपको इंटरोगेटिव कौन सा सेंटेंस? इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर आपको आई और साथ ईवी, इन दोनों के साथ आपको किसका प्रयोग करोगे? तो आप लिखोगे शैल का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? शैल का प्रयोग होगा, ना कि किसका प्रयोग? ना कि विल का प्रयोग। तो विल का प्रयोग नहीं होगा, विल का प्रयोग नहीं होगा। तो आपको भी ये तो कहानी केवल आप आई और वी की बता रहे हो, हमारा सब्जेक्ट तो ही, सी, इट, दे, उन सब के साथ किसका प्रयोग होगा? यू। तो उन सब के साथ किसका प्रयोग होगा? विल का प्रयोग होगा। केवल यहाँ पर आई और वी में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो आई और वी के साथ यहाँ पर शैल का प्रयोग होगा। अफर्मेटिव और नेगेटिव में आई और वी दोनों के साथ विल और शैल दोनों लगता है। इंटरोगेटिव में केवल शैल का प्रयोग होता है, और बाकी सभी अदर सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग होगा? आई और वी सबके साथ शैल है, तो विल का प्रयोग तो इनके साथ होता नहीं। विल का प्रयोग आई और वी के साथ, वैसे नहीं आई और वी के साथ विल का प्रयोग फ्यूचर टेंस में नहीं होता, आई और वी के साथ विल का प्रयोग फ्यूचर टेंस में होता है, लेकिन वो संरचना होनी चाहिए अफर्मेटिव और नेगेटिव भी। इंटरोगेटिव में केवल आई और वी के साथ शैल का ही प्रयोग होगा, यहाँ पर विल का प्रयोग नहीं होगा। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। साथ ही हमने ये जाना कि जो हमारे अदर सब्जेक्ट है जैसे यू, सी, दे, इट, इन सब के साथ में ही, ठीक है, इन सब के साथ में किसका प्रयोग होगा? विल का प्रयोग होगा, ना कि शैल का। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना। तो अब इंटरोगेटिव के एक दो एग्जांपल जान लेते हैं, ये आप नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से, ठीक है ना। जिसमें पहला एग्जांपल है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस का कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? विल यू हेल्प मी? क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? फ्यूचर के अंदर ऐसा कोई काम होगा, ठीक है ना। विल यू हेल्प मी? क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया, यू के साथ किसका प्रयोग? विल का प्रयोग। अब यहाँ पर मैं एग्जाम पास करूंगा, क्या मैं एग्जाम पास करूंगा? तो उसके लिए आप क्या करोगे? शैल या फिर विल, इन दोनों में से आपको बताना। शैल या विल, आई पास द एग्जाम, आई पास द एग्जाम। शैल या विल, आई पास द एग्जाम। एक एग्जाम्पल इसमें आप अच्छे से और नोट कीजिए कि क्या मैं स्कूल जाऊंगा, ठीक है ना। तो लिखो शैल, क्या हम स्कूल जाएंगे? तो शैल या विल वी गो टू स्कूल, तो बार बार लिखते आ रहे, चलो गो टू मार्केट लिख देते, मार्केट, क्या हम मार्केट जाएंगे? क्लियर। अब इसमें आप मुझे ये बताइए कि पहला सेंटेंस हमारा कैसे है? हम इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम आई और वी दो सब्जेक्ट का ध्यान रखना पड़ता है, उनके साथ शैल का प्रयोग होता है। हमारा सब्जेक्ट क्या है? यू, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये किसके अकॉर्डिंग लगती है? तो ये विल और शैल के बाद में मॉडल होते हैं, इनका सीधा सा कॉन्सेप्ट है। बाकी हम एडवांस में पढ़ेंगे तो मॉडल का क्या अलग कॉन्सेप्ट रहने वाला वो भी हम जान लेंगे, ठीक है ना। तो इनके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वो भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। समझ में आया? तो आप अच्छे से जानेंगे
कि यू है तो यू के अकॉर्डिंग तो यू की तो हमने बात ही नहीं की थी, यू के अकॉर्डिंग विल सही है। अब आई आ गया, आई कौन सा सेंटेंस में है, इंटरोगेटिव, तो आई और वी के साथ किसका प्रयोग, सेड का प्रयोग, यहाँ पर सेड करेक्ट होगा। और इसमें भी देख लो क्या आया वी, और वी के साथ क्या विल का प्रयोग होगा, बिल्कुल होता है, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस कौन सा, इंटरोगेटिव, तो इंटरोगेटिव के अंदर हम वी के साथ विल का प्रयोग नहीं करके किसको प्रायोरिटी दोगे, सेड को। तो ये आप अच्छे से नोट कीजिए, ये हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस खत्म हुआ। अब हम आगे बढ़ेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर, है ना। तो आप अच्छे से नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे नंबर का हमारा टेंस है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस किसे कहते हैं, ठीक है ना। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की क्या पहचान नहीं होगी, वे एक्शंस या वो काम जो फ्यूचर के अंदर होगा, ठीक है ना। एनी एक्शन दैट विल बी गोइंग ऑन इन द फ्यूचर, क्या लिखोगे, एनी एक्शन विल बी गोइंग ऑन इन द फ्यूचर। अब आप सबसे पहले इसका नाम डाल दीजिए, 10वें नंबर का हमारा ये टेंस है ओवरऑल में से देखें तो, और इसका नाम है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, FUOUS, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अभी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस किसे कहते हैं, इसकी पहचान मैं बता देता हूं, रा होगा या फिर रही होगी, रा होगा, रही होगी या फिर रहे होगी। हिंदी का कोई ऐसा वाक्य जो इन शब्दों के साथ में खत्म हो रहा है, इन शब्दों के साथ रा होगा, रही होगी या फिर रहे होंगे, इन शब्दों के साथ हिंदी का कोई ऐसा सेंटेंस जो खत्म हो रहा है, तो वो किसकी पहचान होगी, तो वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की पहचान होगी। मतलब हिंदी में बोले तो अपूर्ण भविष्य का, भविष्य के अंदर ऐसा एक्शन जो चल तो रहा है प्रोग्रेस में लेकिन खत्म नहीं हुआ, ये ध्यान रखना, क्लियर। अब इसकी हम सबसे पहले स्ट्रक्चर, थोड़ी सी परिभाषा की बात कर लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होगी। तो लिखोगे एनी एक्शन दैट will be going on in the, in future लिख दो, in the future लिख दो, ठीक है ना। फ्यूचर के अंदर ऐसी कोई घटना जो चल रही होगी, ठीक है ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी एनी एक्शन दैट विल बी गोइंग ऑन इन द फ्यूचर। चलो इन फ्यूचर क्यों लेते हैं, इन फ्यूचर, क्लियर, इन फ्यूचर। तो वो काम जो फ्यूचर के अंदर किसी समय में होगा, फ्यूचर के अंदर होगा नहीं, फ्यूचर के अंदर हो रहा होगा, ठीक है ना। फ्यूचर के अंदर जैसे मैं खेल रहा होगा, वो खेल रही होगी और वे खाना खा रहे होंगे, इसका मतलब फ्यूचर में एक टाइम, फ्यूचर में वो काम चल रहा होगा, फ्यूचर यानी फ्यूचर के टाइम के अंदर वो काम चल रहा होगा, तो किसमें आएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। जिस प्रकार से प्रेजेंट के अंदर कोई काम चल रहा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, भूतकाल के अंदर कोई काम जारी था तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, उसी प्रकार से फ्यूचर में कोई एक्शन या कोई इवेंट हो रही होगी तो वो किसके अकॉर्डिंग किसके अंदर आएगी, तो वो आएगी अंडर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है ना, इन फ्यूचर टाइम, ठीक है ना, भविष्य के अंदर, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर की बात कर ले, तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, तो ए नंबर पर हम डालते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस में आप ये जानोगे इसकी स्ट्रक्चर, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, तो आप लिखोगे विल या फिर शेल, विल या शेल, उसके बाद में लगेगा हमारा बी, विल शेल बी, और उसके बाद में हम लगाएंगे इसको मेन वर्ब बी फर्स्ट को, और देन प्लस लगा देंगे, देन उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की। सब्जेक्ट और उसके बाद विल या शेल दोनों में से एक, फिर बी और उसके बाद मेन वर्ब की चौथी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या जाना, अब यहाँ पर एक बात है कि विल और शेल दोनों में से वही कॉन्सेप्ट यूज होगा। विल और शेल का प्रयोग नेगेटिव और इंटरोगेटिव में आई और बी दोनों के साथ, दोनों में से कोई का भी कर सकते हो। विल और शेल ये दोनों हेल्पिंग वर्ब से, इन दोनों का प्रयोग आप इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस फ्यूचर का है किसी भी टेंस का, तो उसके अंदर आप आई के साथ विल भी प्रयोग कर सकते हो, शेल भी प्रयोग कर सकते हो। बशर्ते ध्यान ये रखना है इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर आई और बी के साथ शेल आएगा, बाकी सबके साथ विल आएगा, ये ध्यान रखना, क्लियर। और उसके बाद में बी हमारे हैं, तो सारी की सारी कहानी इस बी की, क्योंकि जब हम पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तो पैसिव वॉइस में भी हमें ये ध्यान रखना होगा अलग से कि इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता, कारण यही है, ठीक है ना। अब इसमें विल
और सेल और मेन वर्ब की चौथी फॉर्म दोनों को कनेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग होता है? बी का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर बी आता है। बाकी इसकी क्या कहानी, यहाँ पर बी क्यों आता है, बीन का प्रयोग क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर तो ऐसा कोई वर्ड जाना ही नहीं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि हमें एक कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना होता है, विल और शैल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हम डायरेक्ट तो वर्ब की चौथी फॉर्म लगा नहीं सकते, इसलिए हम क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म का प्रयोग होता है। ये हमारी बेस फॉर्म है बी, क्योंकि इसकी फर्स्ट फॉर्म तो इजारे में होती है, इजारे में प्रयोग नहीं कर सकते। तो विल और शैल के बाद में मॉडल है तो बेस फॉर्म है, इसलिए बी आ गया। फिर हमें चौथी फॉर्म भी लगानी, तो इसके तुरंत बाद में हम चौथी फॉर्म लगा सकते हैं। लेकिन विल और शैल के तुरंत बाद में कभी भी वर्ब की चौथी फॉर्म का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि हमने सिंपल फ्यूचर में पढ़ा कि विल और शैल दोनों मॉडल होते हैं। ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब होती है और इनके साथ में किसका प्रयोग होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म का। लेकिन बेस फॉर्म तो हमारी आईएनजी वाली तो बेस फॉर्म होती नहीं है, बेस फॉर्म तो इसमें क्या होगी? बी होगी, इसलिए बी का प्रयोग यहाँ पर होता है। तो इसको आप नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसके एग्जांपल की ओर, ठीक है ना। अगला एग्जांपल, इसका मैं एग्जांपल की बात करूं, मैं कह रहा हूं कि फ्यूचर के अंदर कोई काम हो रहा हो, ठीक है ना, वह रेडियो सुन रहा होगा। अब ऐसा कर लूं मैं, तो ही विल बी सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, विल के बाद में बी, ठीक है, दोनों में से एक, ही विल बी लिसनिंग, LISTENING, ही विल बी लिसनिंग टू द रेडियो, टू द रेडियो। वाद्य यंत्रों के नाम से पहले आर्टिकल द का, वाद्य यंत्र नहीं, ये आपका एक आपका यंत्र के इंस्ट्रूमेंट के नाम से पहले किसका प्रयोग होगा? द, ठीक है। तो ही विल बी लिसनिंग टू द रेडियो, ये आपको ध्यान रखना। अगला मैं सेंटेंस ले दूं कि वह पुस्तक पढ़ रही होगी, तो उसके लिए क्या करोगे आप? सी विल बी रीडिंग ए बुक, वो एक पुस्तक पढ़ रही होगी। तो सीधी सी बात आप समझ गए कि विल और शैल के बाद में किसका प्रयोग होगा? बी का, और उसके बाद में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग होगा। ये आपको यहाँ तक ध्यान रखना। अब इसको आप नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट में, नेगेटिव सेंटेंस की ओर। तो इसको मिटा देते हैं, क्लीन करते हैं इसको। तो एनी एक्शन दैट विल बी गोइंग ऑन इन द फ्यूचर टाइम, भविष्य समय के अंदर ऐसा कोई काम हो रहा होगा, तो वो किसके अंदर आएगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। बी नंबर पे लिखोगे आप नेगेटिव सेंटेंस, NEGATIVE, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। अब इस नेगेटिव सेंटेंस की क्या पहचान होती है? नॉट का प्रयोग होगा। नो का प्रयोग वाक्य की शुरुआत में, नेवर का प्रयोग मेन वर्ब से पहले, और नॉट का प्रयोग तीसरे स्थान पर। ये आपको ध्यान रखना। नेगेटिव सेंटेंस की पहचान बस वही अफर्मेटिव वाली याद रखो। अफर्मेटिव की क्या थी? सब्जेक्ट प्लस विल या से, दोनों में से एक। तीसरे स्थान पर नो डाउट नॉट का प्रयोग। फिर हम लगाएंगे बी, और उसके बाद में मेन वर्ब की चौथी फॉर्म, देन उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। और नेगेटिव सेंटेंस में क्या लगेगा? फुल स्टॉप। ये हमें ध्यान रखना। अब इसका मैं एक एग्जांपल आपको लिखवा देता हूं कि वह पुस्तक नहीं पढ़ रही होगी, तो इसके लिए आप क्या लिखोगे? सी विल नॉट रीड, नहीं, विल नॉट बी रीडिंग ए बुक, वो एक पुस्तक नहीं पढ़ रही होगी। तो ये सेंटेंस कौन सा टेंस का हो गया? तो ये सेंटेंस हमारा हो गया नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस कौन सा टेंस का? फ्यूचर परफेक्ट, इसका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का, ठीक है ना। ये हम अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है ना। अगला सेंटेंस मैं लिख दूं कि वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा होगा, है ना। तो इसकी हमें स्ट्रक्चर क्या होगी? तो हमें अच्छे से ध्यान रखना होगा कि वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा होगा। तो ही विल बी नॉट, ध्यान नहीं दे रहा होगा, ही विल बी, तीसरे स्थान पर नॉट, he will be not pay attention, not paying किस पर? on your studies, ठीक है ना। not paying on your studies, paying attention इसके पीछे लिख दो, paying attention to his studies, paying attention, ATTENTION,
पेइंग अटेंशन ऑन हिज स्टडी, STUDIES स्टडीज। तो ये हमेशा आपको हो सकता है ये ध्यान दिख रहा होगा आपको कि ही विल नॉट बी पेइंग अटेंशन ऑन हिज स्टडी, वह अपनी अध्ययन वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा होगा। फ्यूचर के एक ऐसा अंदर नेगेटिव स्टेट के साथ एक ऐसा काम जो भविष्य में हो रहा होगा, तो वो किस में आएगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर। आप अच्छे से समझ लीजिए तीसरे स्थान पर नॉट का प्रयोग, वह पुस्तक नहीं पढ़ रही होगी और वह अपनी पढ़ाई पर, पे अटेंशन का मतलब होता है ध्यान देना, वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा होगा, इसमें पेइंग वर्ब है। और ही विल नॉट बी पेइंग अटेंशन, ATTENTION अटेंशन ऑन हिज स्टडीज। स्टडीज का मतलब होता है अपने अध्ययन पर वो ध्यान नहीं दे रहा होगा। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम तीसरे पार्ट पर पढ़ते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की ओर, ठीक है ना? आप इसे नोट कीजिए, फिर हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। तीसरे नंबर पर लगाएंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसे क्लियर? इंटरोगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होगी? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, विल या फिर से, वही हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पर आपको थोड़ा बी का ध्यान रखना, ठीक है? विल और सेल, उसके बाद में सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में बी, बी के बाद मेन वर्ब बी चौथी फॉर्म, और देन उसके बाद किसका प्रयोग होगा? ऑब्जेक्ट का। और खत्म किसके साथ होगा? क्वेश्चन मार्क चिन्ह के साथ। ये हमेशा ध्यान रखना क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड विद क्वेश्चन मार्क, ये हमेशा ध्यान रखना। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब विल और सेल, सब्जेक्ट तीसरे स्थान पर बी, मेन वर्ब की चौथी फॉर्म यानी कॉन्टिन्यूअस वाली फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो पहला एग्जांपल आप इसमें ये लिखिए कि वह अपना पाठ याद कर रहा होगा, ठीक है? फ्यूचर के अंदर ऐसा कोई काम चल रहा होगा, तो क्या लिखा कि क्या वो अपना पाठ याद कर रहा होगा। हम क्या करेंगे? विल ही लर्निंग, विल ही बी लर्निंग, LEARNING लर्निंग, सीख रहा होगा, लर्निंग हिज लेसन्स, क्या वो अपना पाठ या अपना जो लेसन है उसको सीख रहा होगा। फ्यूचर के अंदर क्या ऐसा कोई काम हो रहा होगा, तो विल ही बी लर्निंग हिज लेसन। अगला सेंटेंस, क्या वो पैदल गांव जा रही होगी। ये सेंटेंस मैं लिख रहा हूं कि क्या वो पैदल गांव जा रही होगी, ठीक है ना? ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो इसमें आप ये लिखिए विल सी बी गोइंग, विल सी बी गोइंग टू योर विलेज, या इसमें आप ऐसे कर लीजिए हर विलेज को अपने गांव जा रही होगी, हर विलेज पैदल गांव जा रही होगी, तो ऑन फुट, हर विलेज ऑन फुट। साथ में इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो विल सी बी गोइंग टू हर विलेज ऑन फुट। अब इसमें सी है तो सी के लिए कौन सा प्रयोग होगा? हिज का या हर का? हर का। और ए के लिए हर का। ये हमेशा आपको ध्यान रखना, ठीक है ना? तो ये आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस यहाँ तक खत्म आया होगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर। ऐसा कोई काम या ऐसी कोई घटना जो भविष्य में फ्यूचर टेंस के अंदर कोई पूरी हो चुकी हुई, एक समय होगा फ्यूचर में, उस समय तक, जैसे मैं कह दूं मैं आने वाले सोमवार तक एक पुस्तक पढ़ चुका हूँगा, रमेश आने वाले मंगलवार तक ये काम कर चुका होगा। इसका मतलब फ्यूचर के अंदर कोई काम पूरा हो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, वे विद्यालय जा चुके होंगे। तो फ्यूचर में कोई काम पूरा हो चुका होगा तो उसके लिए हम यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो बिना किसी डाउट के आप हेडिंग डालिए तीसरे नंबर का टेंस फ्यूचर के अंदर देखें तो अवर वाला हमारा होगा 11वें नंबर पर हम पहुंच चुके, और धीरे धीरे हमारा ये टेंस है हमारा सेकंड लास्ट जो हमारा ओवरऑल 12 टेंसेज में से ये सेकंड लास्ट टेंस का भाग है, जिसको हम 11 टेंस के नाम से जानते हैं। 11th नाम दिया हमने इसको, और इसका नाम है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसकी आप हेडिंग डालिए,
हैं उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर के अंदर ऐसा काम जो कंप्लीट हुआ होगा, तो आप इसकी परिभाषा लिख दीजिए, एनी एक्शन या कोई इवेंट, एनी एक्शन या कोई वर्क, एनी एक्शन विल have completed in future। ऐसी कोई घटना जो फ्यूचर के अंदर पूरी हो चुकी होगी, ठीक है ना। एनी एक्शन जो विल हैव फ्यूचर का कंप्लीटेड इन द फ्यूचर, तो वो किस में आएगा, आपका फ्यूचर टेंस के अंदर आएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। एनी एक्शन व्हिच विल बी कंप्लीटेड इन फ्यूचर, आप ऐसे भी लिख सकते हो, एनी एक्शन विल बी, एनी एक्शन, इसको पूरे इंग्लिश में बता दो, एनी एक्शन व्हिच बी कंप्लीटेड इन फ्यूचर। ऐसा कोई काम जो फ्यूचर के अंदर पूरा हो चुका होगा, तो वो किसके अंदर आएगा, तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर आएगा। एक मिनट दीजिए, फिर आप कंटिन्यू। ठीक है, चलो इसकी परिभाषा मैं वापस लिखवा देता हूँ, कुछ मिस्टेक लगी, इसको आगे से लिखिए। एनी एक्शन या फिर इवेंट which will be completed, फ्यूचर होगा तो will का यूज करना चाहिए, will be COMPLETED completed in future। और इसके बारे में हम फ्यूचर में जब फ्यूचर टेंस एडवांस में पढ़ेंगे तो इसके बारे में अच्छे से हम चर्चा करेंगे। यहाँ तक सबसे पहले हम ये चर्चा कर लेते हैं कि एनी एक्शन व्हिच विल बी कंप्लीटेड इन फ्यूचर, ऐसी कोई घटना जो फ्यूचर में कंप्लीट हो चुकी होगी। हिंदी में इसकी पहचान क्या लिखोगे आप, यहाँ पर मैं इसकी पहचान सारी की सारी नोट करवा देता हूँ कि चुका होगा, चुकी होगी, वह विद्यालय जा चुकी होगी, वह अपना गृह कार्य पूरा कर चुकी होगी, ठीक है ना, और चुके होंगे, ये आपको ध्यान रखना। चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे, ये आपको यहाँ तक अच्छे से ध्यान रखना। इसके साथ साथ मैं इसकी दो पहचान को और लिखता हूँ। जैसे मैं कह रहा हूँ कि वह आ चुका होगा, ठीक है ना, तो आ होगा, ई होगी और ए होगी। ये पहचान भी किसी आपको सेंटेंस की दिख रही है तो वो किसको इंडिकेट कर रही है, तो वो हमेशा डिनोट करेगी आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। ये आपको ध्यान रखना, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, साथ ही आ होगा, है ना, ई होगी और ए होंगे। तो ये पहचान अब हम इसकी स्ट्रक्चर की ओर दौड़ेंगे तो इसमें आपको ध्यान रखना, जैसे में से आ होगा, आओ की एग्जांपल चाहिए तो जैसे आया होगा, ठीक है ना, आई होगी और आए होंगे, ठीक है। जैसे आप ऐसे भी कर सकते, वो स्कूल जा चुका होगा, ये बात तो सही है, लेकिन हो सकता है किसी सेंटेंस के अंदर चुका हो, चुकी हो नहीं है, तो ऐसा कि मैं अपना गृह कार्य कर चुका हूँ, ये बात तो ठीक है, लेकिन मैं करूँगा मैं वह आया होगा या वह आई होगी या वे आए होंगे। तो इसके अंदर देखो तो आया होगा, आ होगा, ई होगी, ए होंगे। तो ये भी किसकी स्ट्रक्चर में आपको अंतिम में हिंदी के किसी सेंटेंस में इनके साथ में कोई सेंटेंस खत्म हो रहा है, ठीक है ना, तो वो किसकी पहचान होगी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, पूर्ण भविष्यकाल बोलते हैं इसको हिंदी में। इसकी स्ट्रक्चर हम चाहते हैं क्योंकि ये तो हमें बेसिकली इतनी नीड होती नहीं, फिर भी बेसिक कर रहे हैं तो अच्छे से ये थोड़ा समझ लेंगे, ठीक है ना। और तो स्ट्रक्चर पर हम चाहते हैं, और स्ट्रक्चर किसकी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, जिसमें सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर फ्यूचर में कोई भी काम हमें कंप्लीट करवाना है ना, तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव, सॉरी इसमें सेल भी लिखना पड़ेगा आपको, विल या सेल दोनों में से एक, उसके बाद में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस विल या सेल, उसके बाद में है और है के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कौन से टेंस की पहचान होगी, तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर होगी और वो सेंटेंस होगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्लियर।
ये एक ए में लिख दीजिए आप अफर्मेटिव सेंटेंस की पहचान। अब इसके एग्जांपल लिखते हैं, वह अपना गृह कार्य पूरा कर चुका होगा, ठीक है ना, या वो अपना काम पूरा खत्म कर चुका होगा, तो आप ऐसे लिख दीजिए, चलो ही विल हैव फिनिश्ड, ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क, वह अपना टास्क या जो अपना जो भी काम है उसको वो खत्म कर चुका होगा। फ्यूचर के अंदर कोई ऐसा काम जो पूरा हो चुका होगा, तो इसको हम बोलते हैं पूर्ण भविष्य काल। क्या बोलोगे इसको? पूर्ण भविष्य काल। हिंदी में लिख रहा हूं तो पूर्ण भविष्य काल। ऐसी कोई एक्शंस जो फ्यूचर के अंदर कंप्लीट हो चुकी होगी, पूरी हो चुकी होगी। साथ में ऐसा हिंदी का कोई वाक्य जिसके अंदर चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आ रहे, आ होगी, आया होगा, आई होगी, आए होंगे, उसी तरह। तो सी ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क, ठीक है। अब अगला कि मैं पुस्तक पढ़ चुका हूंगा, ठीक है, ऐसे करो, या मैं पुस्तक पढ़ चुका हूंगा, इसको आप क्या लिखोगे? क्योंकि सेल का भी एग्जांपल जरूरत, आई सेल, और आई सेल या विल दोनों में से कोई भी हो सकता है, कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस इंटरोगेटिव में ध्यान रखना। आई सेल हैव रीड ए बुक, है ना, आई सेल हैव रीड ए बुक या रीड दिस बुक, मैं इस पुस्तक को पढ़ चुका हूंगा। समय और नोट करना, बाय मंडे, बाय संडे, कभी छुट्टी के बाय संडे, आने वाले सोमवार तक मैं इस पुस्तक को पूरा पढ़ चुका हूंगा। तो क्या लिखोगे? आई सेल हैव रीड दिस बुक। पहचान क्या ध्यान रखनी कि विल और सेल के बाद में हैव लगाओगे, क्योंकि यहाँ पर अब ये कॉन्सेप्ट आपको एक बात बता दूं मैं, एडवांस में बताएंगे कि विल और सेल के बाद में हैव क्यों लगा, हैज का प्रयोग क्यों नहीं हुआ। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि विल और सेल मॉडल होते हैं, ये हमेशा अपने पीछे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, और देखा जाए हैज और हैव दोनों में से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपकी हैव होती है, इसलिए हमेशा ध्यान रखना विल और सेल के बाद में हैज का प्रयोग कभी नहीं करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे? हैव का, क्योंकि हमारे विल और सेल दोनों क्या होती है? मॉडल हेल्पिंग वर्ब का भी रोल निभाती है, यहाँ पर ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब ही होती है, और इसीलिए इनके पीछे क्या होता है? हैव का प्रयोग। क्लियर? अब हम दूसरे स्थान पर बढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस की ओर। फिर धीरे धीरे हम करते हुए आज ये आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को खत्म करते हुए आज हमारा ये फ्यूचर का जो टेंस है उसके साथ ओवरऑल बेसिक्स के 12 टेंसेस का हम अच्छे से बेसिक्स कवर कर चुके होंगे आज की क्लास में। तो एनी एक्शन व्हिच विल बी कंप्लीटेड इन फ्यूचर, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना। अब हम दूसरे स्थान पर बी स्थान पर आप डाल दो नेगेटिव सेंटेंस। क्या डालोगे? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस की क्या पहचान होती है? नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। फ्यूचर के अंदर ऐसा कोई सेंटेंस जो परफेक्ट के अंदर हो साथ ही नेगेटिव इसका उसका सेंस का बोध कर रहे, वो होता है आपका नेगेटिव सेंटेंस। इसके अंदर किसका प्रयोग होगा? नोट का। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर में तीसरे स्थान पर नोट का प्रयोग करना, अफर्मेटिव लिख देते हैं, सब्जेक्ट और उसके बाद विल या फिर सेल, और देन उसके बाद में किसका प्रयोग? सब्जेक्ट हो गया, विल हो गया, सेल हो गया, उसके बाद तीसरे स्थान पर नोट का प्रयोग, फिर हमारा हैव और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। किसकी पहचान है? नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा नेगेटिव सेंटेंस? ये नेगेटिव सेंटेंस आपका होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। क्लियर? अब इसकी एग्जांपल में अच्छे से लिख दो कि वे विद्यालय नहीं जा चुके होंगे। क्या करोगे? लिखोगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं, दे प्लूरल है तो किसका प्रयोग? विल। दे विल, और उसके बाद में नॉट हैव गॉन टू स्कूल। वे विद्यालय नहीं जा चुके होंगे। ठीक है ना? नेगेटिव सेंटेंस का बोध करवा रहा है। नेगेटिव सेंटेंस में प्रतीक हो रहा है, इसके स्थान पर हम तीसरे स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे? थर्ड प्लेस पर उनका किसका प्रयोग होगा हमेशा? तो थर्ड प्लेस पर हमेशा हम प्रयोग करेंगे नॉट का, बिना किसी डाउट के। ठीक है? तभी हमारा ये नेगेटिव सेंटेंस माना जाएगा। अगला, मैं नहीं खेल रहा हूँ, तो क्या करोगे आप? या मैं नहीं खेल चुका हूँ, ठीक है? फ्यूचर के एक समय के अंदर मैं ये काम नहीं कर चुका हूँ, तो आप क्या करोगे? आई सेल या फिर दोनों लगा सकते हो इंटरव्यूज के नेगेटिव के अंदर। आई सेल नॉट हैव, उसके बाद साफ कर लेते हैं, हैव प्लेड, मैं नहीं खेल चुका हूँ। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना, आई सेल नॉट हैव प्लेड। अब आपको नेगेटिव सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा। अब हम तीसरे स्थान पर बढ़ते हैं। किसके स्थान पर? नेगेटिव में बढ़ते आगे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की ओर, और उसके साथ हमारा ये फ्यूचर परफेक्ट भी एंड हो जाएगा।
तो हेडिंग डालोगे तीसरे स्थान पर। हम जानते हैं हमेशा इंटरोगेटिव सेंटेंस को। इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान जिसके अंदर किसी से भी क्या किया जा रहा, क्वेश्चन किया जा रहा है, इंटरोगेटिव। क्लियर? इंटरोगेटिव सेंटेंस पहचान क्या होगी इसकी? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो रहा है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है यहाँ पर हमारे साथ? विल या फिर सेल, बस यही चलने वाले सब। विल और सेल, और उसके बाद में सब्जेक्ट, और देन उसके बाद में हैव, और फिर हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क के साथ सेंटेंस खत्म। ठीक है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि प्रेजेंट के अंदर आप है जो के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग करते थे प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में हेड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर परफेक्ट में किसके बाद करोगे? तो फ्यूचर परफेक्ट में आप हमेशा ध्यान रखोगे तो हैव सब्जेक्ट में किसमें? विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्लियर? अब यहाँ पर एक मैं बात लिख देता हूँ कि वह नॉवल, क्या वह नॉवल पढ़ चुका होगा। ठीक है ना, तो क्या लिखोगे? विल ही सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में हमारे आ जाएगा हैव, विल ही हैव रीड, ठीक है ना, ए नॉवल, क्या वह एक नॉवल पढ़ चुका होगा। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब अच्छे से आप दूसरा एग्जाम्पल, क्या वह चेस खेल चुका होगा, तो आप क्या करोगे? क्या वे लिख दो, एक एग्जाम्पल ही का तो यूज कर लिया, हम दे सब्जेक्ट को यूज कर ले तो दे को लिख दो यहाँ पे। क्या लिखोगे? विल दे हैव प्लेड, क्या वे खेल चुके होंगे। ठीक है ना, तो क्या खेल चुके होंगे? सेज का मतलब सपना। ठीक है ना, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना। इसके साथ हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस भी खत्म होता है। हमने नेगेटिव, साथ ही पॉजिटिव और इंटरोगेटिव तीनों सेंटेंस की स्ट्रक्चर अच्छे से जान ली कि विल हैव, विल और सेल के बाद में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो। केवल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आती है परफेक्ट में, लेकिन विल और सेल के साथ में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो तो वो स्ट्रक्चर होती है हमारी अफर्मेटिव सेंटेंस की, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। और साथ ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम पहले करते हैं तो वो होगा हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। विल और सेल का प्रयोग करते हैं तो फ्यूचर के कोई टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। ये हमें ध्यान रखना। अब हम उसी की बात ये है कि अवर और बाहरी टेंसेज में से मैं आपको बार-बार याद करवाता हूँ कि उसमें हम बार-बार टेंस पढ़ते हैं। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर में लास्ट टेंस है जिसका नाम है सेकंड लास्ट पढ़ लिया, और लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अच्छे से पढ़ेंगे इसको, बहुत अच्छे से सीखेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, क्लियर? फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना। इसके अंदर टाइम डिनोटिंग दो वर्ड हमने देखे थे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, सिंस और फॉर। तो सिंस और फॉर में हमेशा ये ध्यान रखना, सिंस और फॉर के साथ समय आता है, लेकिन कुछ बुक्स हमें ये भी दर्शाती है कि फ्यूचर टेंस के अंदर हम सिंस की जगह फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? फ्रॉम का। तो आपको यहाँ पर डाउट क्रिएट हो जाएगा, इसलिए हम बेसिक्स जो स्ट्रक्चर है उसमें ऐसा नहीं सिंस का प्रयोग भी गलत होता है, सिंस का प्रयोग भी ठीक होता है, लेकिन अब जब एडवांस की ओर बढ़ेंगे तो हाल फिलहाल में कुछ ऐसे बहुत सारे जो एरर आते हैं सिंस और फ्रॉम में, तो आप फ्रॉम को प्रायोरिटी दी जाती है, फ्रॉम को प्राथमिकता दी जाती है, फ्रॉम को सही माना जाता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? सिंस और फेयर में से उसी सिंस और फॉर को लेकर चलेंगे जिसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? सिंस और फ्रॉम का। ठीक है ना, सिंस और फॉर का। क्लियर? तो आप सिंस की जगह फ्रॉम का भी प्रयोग कर सकते हो, ये कोई तकलीफ की बात नहीं, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर टाइम डिनोटिंग वर्ड जो हमारे होते हैं, पढ़ते आ रहे हैं हम, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, एक हमारा होता है सिंस और दूसरा हमारा होता है फॉर। तो ये फॉर तो एज इट इज आएगा पीरियड ऑफ टाइम के लिए, साथ ही फ्यूचर में आप सिंस की जगह किसका प्रयोग करोगे? फ्रॉम का। किसका प्रयोग करोगे? फ्रॉम का। लेकिन हमारे कुछ स्पोकन्स के कुछ वाक्य बेसिक स्ट्रक्चर जान रहे तो उसमें फ्रॉम की जगह सिंस का भी प्रयोग हमें बहुत सारी पुस्तक में या बहुत जगह हमें देखने को और पढ़ने को मिलता है, तो इसमें आपको घबराने की कोई जरूरत है। ठीक है ना, अब हम इसकी स्ट्रक्चर लिखते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी इसकी परिभाषा लिखते हैं। ऐसा कोई काम जो समय के साथ फ्यूचर में हो रहा होगा, तो इसकी परिभाषा क्या होगी हिंदी में? तो हिंदी में आप ऐसे लिख सकते हो, से रहा होगा, से रही होगी और से रहे होगी। क्या लिखोगे आप? सभी हिंदी लिख रहे थे, लिख दो, क्यों छोड़ना? से रहा होगा, से रही होगी और साथ ही से रहे होगी। वे मॉर्निंग से होमवर्क कर रहे होंगे, वह सुबह से खेल रही होगी, मैं
मतलब आफ्टर दोपहर से पढ़ रहा होगा। फ्यूचर के अंदर आप किसी को तो मैं कल इस टाइम में ये काम कर रहा हूँ समय के साथ में, तो वो आप इसके अंदर ध्यान नहीं रखना कि फ्यूचर के अंदर ऐसा कोई काम जो मतलब एट गोइंग और विल गोइंग विल बी गोइंग, ठीक है ना, लेकिन उसके साथ हमें टाइम मेंशन भी है तो वो होता है फ्यूचर परफेक्ट। इसमें आपने ये लिखा है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, और इसको नोट करोगे करेक्ट करोगे एंड यू वो यूज फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये अच्छे से ध्यान रखना। क्लियर। अब इसकी हम स्ट्रक्चर जान लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, विल या से, उसके साथ में है भी लगाना, बीन भी लगाना, मेन वर्ब की चौथी फॉर्म भी लगानी है, प्लस हैव प्लस बीन मेन वर्ब की चौथी फॉर्म, और उसके बाद में हम प्रयोग करेंगे किसका, आपका ऑब्जेक्ट का, और ऑब्जेक्ट के बाद में लास्ट में सिंस या फिर तो उसमें आप अच्छे से जान लीजिए कि हम फ्रॉम का उपयोग कर लेंगे, सिंस की जगह प्लुरलिटी देते हैं हम फ्रॉम, तो फ्रॉम और फॉर प्लस टाइम, ये अच्छे से आपको ध्यान रखना। लेकिन मैंने आपको एक चीज पहले से क्लियर कर ली कि आप ऐसा नहीं कि फ्रॉम का सिंस का प्रयोग गलत होता है, सिंस का प्रयोग भी बहुत जगह हमें पुस्तक में और बहुत जगह देखने को मिलता है, तो हो सके तो आप फ्रॉम का ही प्रयोग, क्योंकि एडवांस में मॉडर्न अंग्रेजी के अंदर आपको सिंस का ही प्रयोग मिलता है, लेकिन हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, फ्रॉम का। और आपको कोई डाउट पैदा नहीं तो इसलिए हम सिंस का ही प्रयोग कर लेते हैं, कोई तकलीफ की बात नहीं है, ठीक है ना। किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का ही प्रयोग, वही सिंस और फॉर, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। तो इसका सबसे पहले एग्जांपल आप ये लिखो अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर कि वह सुबह से मैच देख रही होगी, तो क्या लिखोगे पहला एग्जांपल, सी विल हैव बीन watching the cricket match, CRICKT cricket match, watching the cricket match since कब से, मॉर्निंग। एग्जाम्पल अक्सर मैं छोटे ही करता हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए, फिर भी ये एग्जाम्पल छोटा ही, कोई तकलीफ की बात है नहीं इसमें। हेल्पिंग वर्ब थोड़ी मेन वर्ब में बर्डन बढ़ गया, बाकी लिखने में ये छोटा ही है कि सी विल हैव बीन वाचिंग, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में विल, और उसके बाद में हैव, फिर बीन, फिर वर्ब की चौथी फॉर्म। हैव और बीन को वर्ब की चौथी फॉर्म करेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग, बीन का, क्योंकि है जीरो के बाद में थर्ड फॉर्म करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर बी का प्रयोग ना करके किसका प्रयोग करते हैं, बीन का। द क्रिकेट मैच सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से क्रिकेट मैच देख रही होगी, ठीक है। फ्यूचर के अंदर किसी समय के साथ कोई काम हो रहा होगा तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में। अगला एग्जांपल और लिख दो आप कि दे, ठीक है ना, दे विल हैव रनिंग, दे विल हैव रनिंग, ठीक है ना, सिंस डॉन। क्या लिख दिया आपने, विल और हैव के बाद वर्ब की चौथी फॉर्म, विल हैव, क्या लगाना, इसमें गलती क्या आप बताइए, दिमाग में लिखिए क्या गलती इस सेंटेंस के अंदर। इस सेंटेंस के अंदर मिस्टेक ये है कि हमने बीन का प्रयोग नहीं किया, तो बीन का प्रयोग, दे विल हैव बीन रनिंग सिंस डॉन, वह सुबह से दौड़ रहे होंगे। फ्यूचर के अंदर कोई काम हो रहा होगा, समय क्या मेंशन है, बिल्कुल टाइम मेंशन, ठीक है। डॉन का मतलब होता है सुबह का समय, डस का मतलब शाम का समय, संध्या का समय, गोधूली पैदा होती है शाम के समय, और सुबह ये भोर का समय। तो यहाँ तक आप अफर्मेटिव सेंटेंस अच्छे से समझ में आया होगा, ए में अफर्मेटिव जान लिया। अब हम नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर जानेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस के अंदर। से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, वह खेल रहा होगा, वह खेल रही होगी, और समय के साथ खेल, जैसे वो 5 घंटे से है ना दौड़ रहा होगा, ठीक है। अब इसे दूसरे नंबर पर हमारा बी नंबर पर है नेगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर कोई घबराने की जरूरत नहीं, अफर्मेटिव दिया कि ना, सब्जेक्ट विल, फिर क्या लिखोगे, हैव, फिर बी, नहीं नॉट विल या फिर सेल, जल्दी गड़बड़ी हो जाएगी। सब्जेक्ट विल सेल, तीसरे स्थान पर नॉट, और उसके बाद में बीन, हैव नहीं लिखोगे, हैव बीन प्लस मेन वर्ब की चौथी फॉर्म, देन उसके बाद में ऑब्जेक्ट और साथ में सिंस या फिर फॉर, और उसके साथ में टाइम। किसका ये नेगेटिव
नेगेटिव ये जो आपका नेगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव में कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना। अब नेगेटिव सेंटेंस में इसमें आप एग्जांपल लिख दो कि वो लंबे समय से स्कूल नहीं जा रही होगी, ठीक है, तो क्या लिखोगे आप, या मेरा एग्जांपल, मैं लंबे समय से स्कूल नहीं जा रहा होगा, तो क्या लिखोगे, आई सेल या विल, दोनों में से कोई भी, चलो विल बहुत यूज कर लिया, सेल लिख देते हैं। I shall not have been going to a school, नहीं school है ना, I shall not have been going to school for a long time, वो लंबे समय से विद्यालय नहीं जा रही होगी। नेगेटिव सेंटेंस है, साथ ही समय के साथ प्रतीत हो रहा कोई काम फ्यूचर में चल रहा है, हो रहा होगा, तो किस में आएगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर। ये नोट कीजिए। सेकंड एग्जांपल में आपको एक और प्रोवाइड करवाता हूं। उस एग्जांपल में आप ये लिखिए कि वे लंबे समय से अध्ययन नहीं कर रहे होंगे, तो उस एग्जांपल में आप क्या लिखेंगे, यहां पर ही लिख देता हूं मैं, ऊपर की ओर लिखो, ये आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा, ये नोट करो। दूसरा एग्जांपल आप लिख रहे हैं, क्या लिखोगे, वे लंबे समय से अध्ययन नहीं कर रहे होंगे, तो लिखो दे विल नॉट हैव बीन स्टडीइंग फॉर, ठीक है, सम डेज, कुछ दिनों से, सम डेज, मैंने लंबे समय का बोला, चलो लंबे समय के लिखते हैं, फॉर लॉन्ग, तो लंबे समय से, ठीक है, या फॉर ए लॉन्ग टाइम लिख दो, लंबे समय से वे अध्ययन नहीं कर रहे होंगे। फ्यूचर के अंदर ऐसा काम जो नहीं हो रहा होगा, मतलब समय के साथ फ्यूचर के अंदर कोई काम ऐसा हो रहा होगा, फ्यूचर के अंदर समय के साथ कोई एक्शन हो रही होगी, तो किसमें आएगी, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर। हिंदी में पहचान से रहा होगा, से रही होंगी और से रहे होंगे। और लास्ट स्ट्रक्चर के साथ आज की क्लास को हम आपके साथ अच्छे से बिना किसी डाउट के खत्म करेंगे, और जिसमें लास्ट हमारी स्ट्रक्चर है और उसका सी नंबर नाम डाला हमने, और उसको कहेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस, स्ट्रक्चर ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेज, कौन से सेंटेंसेज, इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या पहचान होती है, क्वेश्चन मार्क लगता है अंत में, साथ ही हेल्पी वर्ब से शुरू होता है, ठीक है ना, तो विल या फिर शेल। देन इसके बाद इसका ध्यान रखना कि इसकी मैं नेगेटिव की भी एक स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा, ठीक है ना, विल शेल, उसके बाद में सब्जेक्ट, और उसके बाद में हैव, देन उसके बाद में बीन, और उसके बाद में मेन वर्ब की चौथी फॉर्म एमवी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के साथ में क्या प्रयोग करोगे, सिंस या फॉर का। सिंस की जगह किसका प्रयोग कर सकते हैं, फ्रॉम का, फ्यूचर सिंस या फिर फॉर, और देन उसके साथ में ये फ्रॉम का प्रयोग मैं आपको एडवांस में करवा दूंगा, ठीक है, बेसिस में सिंस का प्रयोग करिए, सिंस या फॉर प्लस टाइम, और लास्ट में किसके साथ लगाऊंगा, क्वेश्चन मार्क के साथ। ये किसकी पहचान है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कौन सा स्ट्रक्चर है, इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर है। ये आपको यहां तक अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है ना। वे सुबह से मेरा वेट कर रहे थे, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, दे, क्या वह मेरा सुबह से वेट कर रही होगी, तो आप ऐसे लिखोगे ना, तो आप ऐसे, क्या वह मेरा सुबह से वेट कर रही होगी, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखवा दीजिए आप, विल, उसके बाद में आप लिखिए, हाँ, विल सी, क्या वह मेरा सुबह से वेट कर रही होगी, इसी तरह का एग्जांपल को लिखना है, तो आप ऐसे लिखिए, हिंदी में सबसे सब्जेक्ट तो लाना ही है, विल, और उसके बाद में आप लिखिए सी, विल सी, और उसके बाद में आप लिखिए विल सी हैव बीन वेटिंग, हिंदी क्या निकल रही है आप अच्छे से ध्यान, WA, थोड़ी हिंदी में घबराहट होती है मुझे, आप अच्छे से इसकी हिंदी में भी बता दो, क्या भी, विल सी हैव बीन वेटिंग, ठीक है, फॉर मी फॉर
2 आवर्स, ठीक है ना, फॉर 2 आवर्स। बस यही जो मैंने बोली हुई क्या है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस के बाद सब्जेक्ट फिर है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और वेटिंग, उसके बाद फॉर मी, ये वेट के पीछे फॉर प्रीपोजिशन, और फॉर टू आप पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग। क्या वह मेरा 2 घंटे से वेट कर, क्या वह मेरा है ना, वेट फॉर मी, मेरा वेट, क्या वह मेरा वेट 2 घंटे से, क्या वह मेरा 2 घंटे से इंतजार कर रही होगी। तो ये कौन सा टेंस हो गया हमारा, तो ये टेंस हो गया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के इंटरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर। अब इसका तुम्हें ये लिखना, नेगेटिव लिखना, क्या लिखोगे आप, एक एग्जांपल और लिख लो, फिर मैं नेगेटिव ही लिखवाता हूं, 2 एग्जांपल लिखवाता हूं जिसमें नेगेटिव का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अगला एग्जांपल लिखो, क्या वे दोपहर से फुटबॉल खेल रहे होंगे, ठीक है ना, लिखो। अगला एग्जांपल नंबर 2 पर नोट करो, विल दे हैव बीन प्लेइंग ए फुटबॉल सिंस आफ्टर, क्या वे दोपहर से फुटबॉल खेल रहे होंगे। पहचान तो देख लेते हैं, कहीं गड़बड़ तो नहीं है। विल फिर हेल्पिंग वर्ब इसके अकॉर्डिंग गिल है, उसके बाद में हैव बीन वर्ब की चौथी कौन गिल है, ए फुटबॉल, ठीक है, आर्टिकल रेडी। सिंस आफ्टरनून, आफ्टरनून कैसा समय, आफ्टरनून पॉइंट ऑफ टाइम, एक निश्चित समय के दोपहर से फिक्स पता चल गया है, तो किसका प्रयोग होगा, सिंस का। अब इसको नेगेटिव में लिखना, तो आप क्या लिखोगे, इंटरोगेटिव नेगेटिव में इसको एक वाक्य को मैं बता देता हूं, इंटरोगेटिव नेगेटिव में आप इसमें लिखोगे कि सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करोगे, विल, और सब्जेक्ट कोई भी लिख दो कि क्या मैं 2 घंटे आफ्टरनून से, चलो अपन इसी का यूज कर लेते हैं, विल आई नॉट रीडिंग ए बुक सिंस डस्क, सिंस इवनिंग। क्या सेंटेंस हुए, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसकी पहचान क्या होगी, इंटरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, सही है, साथ ही नेगेटिव कह रहा है तो नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग होगा, नॉट कौन से स्थान पर, थर्ड प्लेस पर, सब हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, देन नॉट, और देन उसके बाद में इसमें एक गड़बड़ी, बहुत सारी मिस्टेक कर ली हमने, तो ये तो कॉन्टिन्यूअस का हो गया, तो इसमें क्या लिखोगे आप, हैव बीन, और लास्ट में आप यहां पर एक मेंशन कर लेना वर्ड को, रीडिंग। क्या मेंशन करोगे, रीडिंग। तो क्या हो गया, विल आई नॉट हैव बीन रीडिंग ए बुक सिंस इवनिंग। एक सेंटेंस में और दे रहा हूं कि मैं 1975 से नहीं खेल रहा होगा। ऐसा कोई आप समय ले लीजिए, किसी समय के साथ बात कर लीजिए, जैसे मैंने कह दिया कि सेल, अरे इसके साथ सिस्टम यहां सेल आएगा, इंटरोगेटिव, गलती होगी इनसे, सेल वी नॉट हैव बीन राइटिंग ए नॉवल या राइटिंग ए लेटर फॉर आप लिख दो इसमें 2 वीक्स है ना, या फिर लिख दो फॉर 2 आवर्स लिख दो, क्लियर, 2 आवर्स, या फॉर सम डेज, फ्यू वीक्स, कुछ भी कर सकते हो, कोई भी आप पीरियड ऑफ समय लिखवा दे, क्योंकि उनमें फॉर मेंशन मिला है। तो शैल वी नॉट हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स। ये क्या करें कि क्या हम 2 घंटे से एक पत्र को लिख रहे होंगे, ठीक है, क्या कह रही है कि क्या हम 2 घंटे से एक पत्र को लिख रहे होंगे। फ्यूचर के अंदर किसी समय के साथ कोई काम जारी होगा तो वो किस में आएगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या आएगा, ये आपने अच्छे से समझा होगा। हमने आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से बहुत सारी चीजें बेसिक्स के अंदर समझ में आई होगी, क्योंकि हमने प्रेजेंट टेंस को जान लिया, पास्ट को जान लिया, उसके बाद आज हमने कैसे भी करके अच्छे से भी एग्जाम्पल, थोड़े हमारे एग्जाम्पल्स हमने दो ही लिए थे, क्योंकि हमें पूरा फ्यूचर टेंस खत्म करना था। तो पूरे फ्यूचर टेंस को विद एग्जाम्पल्स, बेस्ट अप्रोच के साथ और साथ ही बेसिक टू एडवांस लेवल में हमने अच्छे से इसको कवर किया। और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।